हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल KTR बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हमने को पढ़ने हैं पर परागण से होने वाले फायदे क्या हैं और उससे नुकसान क्या है। जैसे कि हमने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में स्टडी कर रखा है। पर परागण में क्या होता था उसके पहले भी हमने लेक्चर में बात कर रखा है। पर परागण और क्रॉस पॉलिनेशन स्व परागण के बारे में। चलो हम बुक से पढ़ते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। बुक में उसमें देखते हैं क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसमें हम सीखते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि पर परागण से लाभ फायदे क्या है पर परागण से। ठीक, अगर क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट ने किया तो उसमें उसको फायदा क्या हुआ। एडवांटेज मतलब लाभ, और क्रॉस पॉलिनेशन स्वपरागण के पर परागण के फायदे। पर परागित पुष्प से बनने वाला फल बड़े ही भारी और स्वादिष्ट होते हैं। इनमें बीज की संख्या अधिक होती है। अच्छा, होता क्या है जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो दो अलग अलग जीन आपस में मिक्स होंगे, तो जो उसमें फल बनेगा वो जाहिर बात है अच्छा होगा, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का बनेगा। क्रॉस पॉलिनेशनों में अच्छे कैरेक्टर उभर के आएंगे, तो जिससे फल बड़े भारी एवं स्वादिष्ट होंगे। इन पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े भारी स्वच्छ अच्छी नस्ल के होते हैं। देखो, अगर जब जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जब जब क्रॉस पॉलिनेशन दो प्लांट दो से अधिक सॉरी दो प्लांट में पॉलिनेशन होगा। एक प्लांट का नर युग्म, दूसरे प्लांट का मादा युग्म, तो दो अलग अलग कैरेक्टर आपके आपस में कंबाइन होंगे। ठीक, नर युग्मक का और मादा युग्मक, जब दो अलग अलग कैरेक्टर के युग्मक अपन में फ्यूज करेंगे, न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, तो उसमें हमेशा अच्छे कैरेक्टर उभर के ऊपर आएंगे। जो डोमिनेट कैरेक्टर करेगा वही निकल के आएगा। तो उसमें आपके फल भी बड़े स्वादिष्ट होंगे, बड़े होंगे तो फल बड़े होंगे, बीज बड़े होंगे, और जो फसल होगा वो आपका अच्छी नस्ल होगा, जिसे हाइब्रिड कहते हैं। इसलिए देखो, हम लोग जो धान लगाते हैं, गेहूँ, मक्का, ये हमेशा कहते हैं हाइब्रिड बीज लेते हैं, क्योंकि हाइब्रिड में हम किसी न किसी चीज़ को हाइब्रिड में होता क्या है, जब हाइब्रिड कराया जाता है, आप उसमें कैरेक्टर चूज़ किया जाता है, आप कौन सा कैरेक्टर चूज़ करना चाहते हो। तो इसके जो सारे प्रोसेस हैं बायोटेक्नोलॉजी में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यही जान लीजिए, आपकी हाइब्रिड में हम अच्छी वैरायटी के पौधे का डेवलपमेंट करते हैं। तो हमेशा पर ये प्रोसेस पर परागण की वजह से भी हुआ है। अगर पर परागण ना होता तो ये प्रोसेस संभव है कि अच्छी वैरायटी का डेवलपमेंट करना। वैसे जो ह्यूमन अच्छी वैरायटी का डेवलपमेंट करता है उसे कृत्रिम पॉलिनेशन करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। तो इसके बीज भी उत्पन्न पौधे बड़े भारी एवं सक्षम। बार बार वही एनसीईआरटी कह रही है कि इसके फल बड़े अच्छे स्वादिष्ट होंगे, बीज भी अच्छे होंगे, ये प्लांट ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसमें क्षमता ज़्यादा होगी, इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में अधिक क्षमता हो। ये अगर फेवरेबल कंडीशन ना हुआ, मतलब वो जिस माहौल में रह रहे हैं वो कंडीशन के लिए फेवर ना हुआ, वहाँ भी ये रहने में सक्षम होते हैं, अपने आप को वहाँ पर ढाल सकते हैं। क्योंकि देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन। जब भी लैंगिक जनन होगा, दो नर युग्मक फ्यूज करेंगे, एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा, वो अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होगा, अपने दोनों पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर उसमें होंगे, और उस इन्वायरमेंट में रहने की क्षमता पे पेरेंट्स ज़्यादा उसमें होगी। तो अगर नया रिकॉम्बिनेशन होगा तो इवोल्यूशन लाएगा, तो न्यू रिकॉम्बिनेशन, जब नया रिकॉम्बिनेशन होगा तो उसमें जाहिर बात है अपने एनवायरनमेंट में रहने की क्षमता उसकी अपने पेरेंट्स से ज़्यादा तो होगी ही। पर परागण रोग अवरोधक जिसे रजिस्टर मैंने भी बताया, उसमें इम्यूनिटी भी इसको ज़्यादा मजबूत होगी इन्वायरमेंट में, तो और रोग अवरोधक क्षमता उसमें तो ज़्यादा होगी ही। पर परागण द्वारा पौधे नई जातियाँ, न्यू वैरायटी उत्पन्न, मैंने आपको बताया, इसके द्वारा नई-नई हम वैरायटियाँ, नए-नए हाइब्रिड्स तैयार करते हैं। गुणों का समावेश, अब हम उसमें देखते हैं कि हमको कौन-सा कैरेक्टर चाहिए, हम पार्टिकुलर गुण को ढूँढकर उस पौधे में लाने की कोशिश करते हैं। पर परागण में आनुवंशिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मैंने तभी बताया। पर परागण में जीन नया रिकॉम्बिनेशन हो, नया आनुवंशिक पुनर्योजन होता है। पुनर्योजन मतलब फिर से नया रिकॉम्बिनेशन बनना। क्योंकि एक नर और मादा अलग-अलग प्लांट्स आ रहे हैं, तो उनमें जीन अलग होंगे, तो एक नए जीन का फॉर्मेशन होगा। कुछ उसका, कुछ देखो, रहेगा, कुछ माता का जीन का पार्ट होगा, कुछ पिता का, कुछ उसके पास खुद का नया कैरेक्टर आएगा, तो इस बात नए रिकॉम्बिनेशन में फॉर्मेशन होगा। संतति जीवन के संघर्ष में ज़्यादा सफल होगा। अभी मैंने बताया, वो अपने माता-पिता से ज़्यादा सुपीरियर होगा, ज़्यादा वो उस एनवायरनमेंट में रह सकेगा। अब इसमें हानि क्या हुई? पर परागण की क्रिया बाह्य साधन जैसे वायु, जल
कुल मिला के इसमें कहना चाह रहा है कि जो पर परागण होती है उसमें आपको एजेंट की जरूरत पड़ती है, पॉलिनेशन जो परागण कराए, तो आपकी चाहे जल के द्वारा हो, चाहे वायु द्वारा हो, चाहे जंतु द्वारा हो, उन पे निर्भर होना पड़ता है, आपको उनको वेट करना पड़ता है, वो आपके पॉलिनेशन कराए, इसके लिए भी आपको वेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो ये आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है इसमें, जिसके कारण वह अनिश्चित रहता है, ये अनसर्टेन रहता है। मतलब अब जो प्लांट्स होंगे उनको वायु, जंतु या जल इन सब का वेट करना पड़ता है कि आके पॉलिनेशन कराए। कभी-कभी ऐसा होता है कि पॉलिनेशन नहीं कराए प्लांट में फल पॉलिनेशन नहीं होगा, परागकण नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट नहीं लगेंगे, सीड नहीं होंगे। मतलब अब इसमें ऐसा चांसेस है कि पॉलिनेशन की प्रोसेस ही ना हो, मतलब फर्टिलाइजेशन ना हो, प्लांट वैसे ही सूख गिर जाए, तो इसमें ऐसे भी चांसेस रहते हैं। समय पर परागण न होने, साधनों अपर्याप्त होने पर अधिकांश पौध प्राकृतिक, तो वही कह रहा है समय पर अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो पॉलिनेशन परागण प्रक्रिया होगी नहीं, जो प्लांट अल्टीमेटली वो जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया उसमें कंप्लीट नहीं, फूल झड़ जाएंगे, फिर से उसे वेट करना पड़ेगा नया फूल लगे, फिर कोई भी पॉलिनेशन कराए। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्प पर निर्भर करते हैं, और पर परागण होता है ये दो अलग अलग पुष्प, दो अलग अलग प्लांट के पुष्प या सेम प्लांट के पुष्प हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग पुष्प होंगे तो पॉलिनेशन कराएंगे, तो अब डिपेंड तो करना ही पड़ेगा कि अगले पुष्प का पराग आके हमारे पुष्प के वर्तिका पे गिरे तब भी पॉलिनेशन होगा, तो वेट तो करना पड़ेगा इसमें, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, काफी समय लग सकता है इसमें। कीटों को आकर्षित करने के लिए, अब ऐसे में क्या हुआ, कीटों को आकर्षित करने के लिए आपको पुष्प को रंग में बदलना पड़ा, चटकीले रंग मतलब कलर्ड फूल, बड़े दल, बाह्य दल। अब बाह्य दलपुंज सुना है, दलपुंज जो आपका कैलिक्स होता है, बाहर का भाग होता है बाह्य दलपुंज, उसके अंदर दलपुंज होता है, करोला होता है, तो कलर्ड होता है। बड़े दल मतलब ज़्यादा ज़्यादा, अगर दल वो मतलब दल मतलब ये समझो करोला जो इनर मोस्ट पार्ट है, कैलिक्स के अंदर का जो पार्ट है, वो आपका जितना बड़ा होगा वो ज़्यादा कलर्ड फ्लावर होगा, तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कीटों को। तो बड़े दर सुगंध, मकरंद इन सब का फॉर्मेशन करना पड़ता है प्लांट को पॉलिनेशन कराने के लिए, जिसमें एनर्जी प्लांट को लगानी पड़ती है। तो एनर्जी के साथ-साथ प्लांट को देखो, आपके अंदर जितनी प्रोसेस हो रही है उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए प्लांट को भोजन की अधिक आवश्यकता होगी। मतलब इस सब के लिए अल्टीमेटली पॉलिनेशन के लिए प्लांट को इतनी सारी चीज़ों को बनाना पड़ा, मतलब गंध का फॉर्मेशन करना, मकरंद का फॉर्मेशन करा, रंग का फॉर्मेशन करना, इसके लिए एनर्जी इतना प्लांट की यूज़ हुई, सिर्फ़ किसके लिए? साला पॉलिनेशन के लिए प्लांट को इतना सारा सब कुछ करना पड़ा। अधिक पदार्थ का अपव्यय होना, अधिक से अधिक भोजन का यूज़ करेगा भाई साहब, जिसके लिए ऊर्जा का अधिक से अधिक ऊर्जा का लॉस भी होगा। ये सब सिर्फ़ परागण के लिए इतना प्लांट को करना पड़ रहा है। परपरागित पुष्पों, विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागण अधिक से अधिक संख्या में नष्ट होना। देखा, अगर परपरागण हो रहा है तो वायु परागण देखो, नर में आपका परागकण था, परागकण एंथर से निकला, परागकोश से निकला, हवा में चल रहा था, पता लगा हवा आया किसी दूसरी ईस्ट ईस्ट में से जाना था, ईस्ट में जा रहा था, वेस्ट में कोई हवा आया, मार दिया, दूसरी जगह गया, फिर से उसे वेट करना पड़ेगा, फिर से पराग करने के लिए, तो मतलब इसमें अल्टीमेटली प्लांट को अधिक से अधिक परागकण बनाने पड़ रहे हैं। अगर परागकण अधिक से अधिक बनाने पड़ेंगे तो उसे भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए। पुष्पों का परागण अधिक संख्या में नष्ट होना, अधिक से अधिक संख्या में चाहिए और नष्ट भी अधिक-अधिक हो रहे हैं, क्योंकि पुष्पों का परागित करने में केवल थोड़े से ही परागण काम, अगर थोड़े से होंगे तो चांसेस बहुत कम होंगे फर्टिलाइजेशन के, पॉलिनेशन के। तो कह रहा है, एवं इनका अधिकांश भाग वायु में इधर-उधर उड़कर व्यर्थ हो जाता है। मैंने बताया, पर प्राकृतिक भी स्वतः हाइब्रिड बनते हैं, यही मैंने बता दिया कि इसमें जो अधिक एक से अधिक प्लांट का यूज होता है, तो हाइब्रिड नए रिकॉम्बिनेशन हाइब्रिड प्लांट। एक बात और जान लो, कभी हाइब्रिड बीज बनाना होता तो हमेशा ध्यान रखना क्रॉस पोलिनेशन की, पर परागण का, और जो ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम पर परागण कहते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं ह्यूमन द्वारा जो बनाया गया, इसे बोलते हैं क्या, कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो नाम ही इसका नाम आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वर्ड उसी के लिए यूज करते हैं जब ह्यूमन द्वारा कुछ समय किया जाए, तो उसे बोलते हैं क्या, कृत्रिम परागण या संकरीकरण, हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन जिसे बोलते हैं, तो कह सकते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, कृत्रिम परागण या संकरीकरण
कृत्रिम परागण में क्या होता है, इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो ह्यूमन द्वारा कराया जाता है। देखो, इसके अगर डिफिनीशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, मनुष्य द्वारा परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचाना ये कृत्रिम परागण कहलाता है। कृत्रिम परागण कहलाता है। ठीक, कृत्रिम परागण आप समझ गए, ह्यूमन द्वारा कराया जाए परागण। अब बात ये है, जो आर्टिफिशियल होता है इसमें होते हैं इस प्रोसेस, आपकी विधि की बात करें, होता क्या है, मैंने एक फ्लावर लिया, ठीक, ये फ्लावर मैंने लिया, इसमें मैंने आपको सारे पार्ट दिखाना है, ठीक है, पूरा मैं फ्लावर की बात कर रहा हूँ। तो आपके जो बीच में होता वो क्या होती है, वो भी अंडाशय, ये आपकी वर्तिका, और ऊपर आपका वर्तिकाग्र, ठीक, स्टिग्मा, इसी पर परागकण को बैठाना है, और यहाँ से आपके ढेर सारे एंथर निकले रहेंगे, ठीक, आपके थीटा पुंकेसर निकले रहेंगे, ये आपका स्त्री केसर पुंकेसर, और ये है आपका बाह्यदल, सॉरी दलपुंज, कलर्ड होंगे, मैं कलर्ड बना भी दे रहा हूँ, ये आपके दलपुंज हो गए, ठीक, ये आपके क्या हुए दलपुंज। अब इसके अंदर, सॉरी इसके बाहर आपके होते हैं कैलिक्स बाह्यदल, ठीक, ये आपके मैं बाह्यदल बना दे रहा हूँ, आउटर मोस्ट, ठीक। अब कंप्लीट फ्लावर हुआ आपका, वेट, ये आपका हुआ कंप्लीट फ्लावर, ये आपकी स्त्री केसर हुई, ठीक। अब क्या हुआ, अब हमें पॉलिनेशन कृत्रिम रूप से कराना है, तो पहले हम क्या करेंगे, एंथर को कट कर देंगे, एंथर कट करके निकाल दो, एंथर काम नहीं, अगर एंथर रहा तो ये प्लांट में पता क्या कर देगा, स्वपरागण कर देगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला इमैस्कुलेशन, यानी एंथर को काट कर निकाल दो, पुंकेसर को काट देना, पुंकेसर को काट कर निकाल देना, ठीक, पहला प्रोसेस है ना। सेकंड होता है बैगिंग करना, बैगिंग क्या होता है, पॉलीथीन बैग का यूज करते हैं, पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन बैग का यूज करते हैं। पॉलीथीन बैग का यूज कैसे करते हैं, जैसे एंथर को निकाल दिया, अब पॉलीथीन बैग से इसे ढक देते हैं, पॉलीथीन ढक दिए, ढकते किस लिए, ताकि फिर से कोई अलग, मतलब कोई ऐसा परागकण आके इसे पॉलिनेशन न कर दे जिसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर कोई दूसरा भी आके इसे पॉलिनेट कर देगा, फिर से हमारा पूरा प्रोसेस बेस्ट हो जाएगा। तो मतलब ये पक्का करने के लिए कोई दूसरा परागकण इस पे आकर पॉलिनेशन परागकण आकर इसे परागण न कर दे, उसके लिए इसे बैग करते हैं, पॉलिथीन बैग से ढक दिया। अब जो पॉलिथीन बैग रखते हैं उसमें बहुत छोटा सा छिद्र करते हैं ताकि हवा पास होता रहे, लेकिन परागकण पास ना हो पाए। अब जब ही ये मेच्योर हो गई, ओवरियम मेच्योर हो गए, अब स्टिग्मा अब परागकण लेने के लिए तैयार है, तुरंत हम इसको रिबैग करें, खोलेंगे, ठीक, उसको मैंने बैग खोला, और फिर क्या पॉलिनेशन कराते हैं। अब क्या कराएंगे, पॉलिनेशन, परागकण, सॉरी परागण, अब क्या करें, परागण, अब परागण कराएंगे उसी कैसे, आर्टिफिशियल, कृत्रिम परागण, इसी ही कहते हैं कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण मतलब अब लाएंगे हम परागकण को, जो हमें जो करेक्टर चाहिए, जो गुण का परागकण चाहिए, उसको लाकर इसके स्टिग्मा पर डालकर, वर्तिकाग्र पर डालकर इसे फिर कर देंगे रीबैग, पुनः इसे ढक देंगे, रीबैगिंग जिसे कहते हैं, री मतलब पुनः, ढक देना, पुनः इसे ढक देंगे। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा,
फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रोसेस कंप्लीट, अब धीरे फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, मैं उसको हटा देंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद अब थोड़ी देर के रिक बैक करो कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर वापस उसे आप निकाल सकते हो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये पक्का होता है कि फर्टिलाइजेशन केवल एक ही से होगा, फिक्स होता है। अगर एक फर्टिलाइजेशन हो गया, दोबारा उस पर कोई परागकण आके फर्टिलाइज नहीं कर सकते, एक हो गया तो हो गया, क्या मतलब, उसे हटा दो, बाद में आपका फ्रूट का डेवलपमेंट होगा। जब फ्रूट बनेगा, आपका फ्रूट बना, फ्रूट से सीड, और जो सीड बनेगा वो आपका हाइब्रिड होगा, ये आपका संकर होगा। इस पूरे प्रोसेस को संकरीकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जो आपकी प्रक्रिया होती है, ये पूरी प्रक्रिया आपकी संकरीकरण कहलाती है, संकरीकरण, संकरीकरण, और जिसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, मुझे आशा है कि आप लोग को कुछ समझ में आया, और यही हमारा पॉलिनेशन की पूरी प्रोसेस खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन। हम एक चीज और ध्यान लो, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा फर्टिलाइजेशन, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हमको एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, परागकण के पश्चात निषेचन। परागकण के पश्चात निषेचन एक चीज होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन मतलब परागकण और साथ में जो अपनी पिस्टिल वर्तिका का इंटरेक्शन क्या है, पॉलन टिप का बनना, ये सारी चीजें उस डबल फर्टिलाइजेशन के पहले हमको पढ़ानी है। थैंक यू, धन्यवाद।